हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी और ऑल द स्टेट पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और इस कड़ी में अब तक हमने 7 सेट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है और ये है हमारा सेट नंबर 8। आई होप सो वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें जब आप देखते हैं वीडियो को, जब कभी आप देखें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेट 8 की तरफ। तो देखते हैं सेट 8 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सेट 8 का, जिसमें पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जिसने अशोक के पिलर्स को दिल्ली वापस लाया। ठीक है, मतलब दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया था, वो कौन है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक काबिज रहता है। ये इसका जो कार्यकाल है, बेसिकली हम बात करें तो 1351 से लेके 1388 तक। ठीक है, 388 एडी तक लगभग इसका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है। और फिरोज शाह तुगलक की जब हम बात करते हैं तो ये फेमस है अपने लार्ज, इसने एक्चुअली बहुत सारी कैनाल्स जो है भारत के अंदर बनवाई थी, बहुत सारी नहरें जो है वो इसके टाइम पीरियड पर बनी थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नहरों के लिए, फॉर द कैनाल्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रूलर रहा है दिल्ली का फिरोज शाह तुगलक। और इसने जो अशोकन पिलर्स थे जो कि मेरठ और तोपरा, ठीक है, ये दो जगहों से लाया था। पिलर्स को, दो पिलर्स लाया था बेसिकली, और दो पिलर्स जैसे एक लाया था मेरठ से और दूसरा कहाँ से लाया था, दैट इज द तोपरा। ठीक है, तोपरा जगह से लाया था और ये लाकर इसने कहाँ पर स्टैब्लिश करवाए थे, दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब जो मेरठ से पिलर लाया गया वो इसने स्टैब्लिश करवाया था जो आज की डेट में हिंदू राव हॉस्पिटल है। जो कैंडिडेट्स कभी दिल्ली गए हो या दिल्ली में रहते हैं जैसे, तो उनको पता होगा कि हिंदू राव हॉस्पिटल जो है उसके पास में वो स्टैब्लिश कराया था एक पिलर। और दूसरा जो तपोरा से पिलर लाया गया था उसे रीस्टैब्लिश कराया गया था फिरोजाबाद की मस्जिद में। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली का स्पेशली पूछा है, तो दिल्ली में जो पिलर लाया गया था वो मेरठ से आया था और जो दूसरा है वो आपका गया था फिरोजाबाद के अंदर, फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ काफ़ी फेमस है, आपने नाम सुना होगा ये। ठीक है, आगरा के आसपास का इलाका है ये बेसिकली। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। मैंने यहाँ पर कोडिंग नहीं लिखी है कि मतलब कौन से का क्या होगा, बेसिकली कोड्स बेसिकली यहाँ पर मैंने नहीं बनाए हैं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। हम इनको मैच करते ही आपको आंसर आसानी से आप मैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर तारीख हिंद। ठीक है, तारीख हिंद, तो इसका संबंध होता है बेसिकली अल बरौनी से। दैट इज अल बरौनी कहाँ गया आपका, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आप लिख सकते हैं साथ में ए के साथ है फोर्थ ऑप्शन, अल बरौनी, तारीख हिंद। तारीख दिल्ली का जो संबंध है, तारीख दिल्ली का संबंध है खुसरो के साथ, दैट इज 3 ऑप्शन, बी का होता है 3। और रहला जो है ये संबंधित है बेसिकली किसके साथ में, इब्न बतूता के साथ। इब्न बतूता वही है जो आपका कहाँ से आता है, मोरक्को से आता है। तारीख नसीरी ये आपका संबंधित रहता है आपका मिनहाज से, दैट इज आपका डी का हो जाता है 2। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा 4 3 1 2, ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। अगर ये टेबल मैंने बना रखी हो तो वहाँ पर आप इस तरीके से कोड कर सकते थे। ठीक है, ये असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट है। असर्शन में पूछा है मेनी बुक्स ऑन म्यूजिक, बहुत सारी जो किताबें हैं म्यूजिक के ऊपर लिखी गई जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी बेसिकली इन द मिडिवल पीरियड के अंदर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिडिवल पीरियड की, उन्हें पर्शियन भाषा में तब्दील कराया गया, उन्हें ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। और साथ में इसका रीज़न ये दिया गया कि जो अर्ली चिश्ती सूफी सेंट थे बेसिकली, जो अर्ली पीरियड के सूफी सेंट थे, वर फॉन्ड मतलब उनको इस चीज़ का बेसिकली शौक था म्यूजिकल असेंबलीज का। उन म्यूजिकल असेंबलीज को कहा जाता था समा। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं समा, जो समा वर्ड है, समा एक्चुअली संबंध एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, ये असेंबलीज ऑफ म्यूजिक नहीं है। समा को कहा जाता है दिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, जैसे कहते हैं ना कि क्लासिकल गा रहे हैं आप
या हिप हॉप गा रहे हैं या बॉलीवुड स्टाइल आप गा रहे हैं, ठीक है, तो किस स्टाइल का आप म्यूजिक पसंद कर रहे हैं, किस स्टाइल का फॉर्म ऑफ आर्ट या फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो है वो कहलाता था समा। अब यहाँ पर जो कहा गया कि असेंबलीज ऑफ द म्यूजिक, ये नहीं है, ठीक है, तो इसका ये मीनिंग तो नहीं हो जाता है, रीजन तो आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है, रीजन तो आपका गलत है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, असर्शन की, मेनी बुक्स, बिल्कुल ये बात तो सही है कि भाई एक्चुअली जो सूफी सेंट थे वो सपोर्टर थे म्यूजिक के, जाहिर सी बात है, म्यूजिक के सपोर्टर थे, और ये म्यूजिक को एज अ ये मानते थे कि जो संगीत है वो भगवान के साथ में कनेक्ट करने का जो एक मीडियम है वो बहुत अच्छा मीडियम है। मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को गॉड के साथ कनेक्ट करने के लिए जो एक माध्यम है वो म्यूजिक है, मतलब ठीक है, कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये माना जाता था सूफी सेंट्स के द्वारा। और मिडिवल पीरियड की जब हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी जो बुक्स है जो संस्कृत में लिखी गई थी शुरुआती फेज में, और उन्हें बाद में जो किसमें बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया गया था। और ये काम जैसे बहुत सारे रूलर्स, जैसे आपकी बात करें हम फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी बुक्स को कन्वर्ट करवाया था, और अकबर ने भी करवाया था, और साथ में सिकंदर लोधी, जो सिकंदर लोधी था उसने भी कई सारी बुक्स को यहाँ पर अपना जो म्यूजिकल बुक्स थी स्पेशली, ठीक है, म्यूजिकल बुक्स को फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी ने, इन दो लोगों ने, और भी कुछ लोग थे, तो जिन लोगों ने मिलकर बेसिकली अपने अपने टाइम पीरियड में उनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया था। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, सही है, मतलब असर्शन सही है, रीजन आपका प्रॉपर नहीं है। तो रीजन प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए देखिए बोथ आर करेक्ट तो नहीं है, सेकंड फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया। सेकंड में है सेकंड आपका जो है ये पॉइंट, जस्ट एक सेकंड इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, मैं इसको आप ना स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल गया था। सूफी सेंट, ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, एक्चुअली सही है, ठीक है, समा मतलब फॉर्म ऑफ म्यूजिक है और बेसिकली कलेक्शन ऑफ म्यूजिक, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। सॉरी मैंने आपको गलत बोल गया थोड़ा सा, तो इसको आप करेक्ट कर लें कि जो ये है आपका रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। तो जब एक्सप्लेनेशन आपका प्रॉपर सही नहीं है तो आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इस चीज को सॉरी, अगेन मैं सॉरी माफी चाहता हूं कि इस चीज को मैं थोड़ा सा पहले आपको गलत बता गया था। तो मैं ये चीज जो स्टेटमेंट है सही लिखी हुई है कि समा जो होता है फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, मतलब यहाँ पर म्यूजिक की असेंबलीज करी गई है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जैसे एक लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फॉर्म की बुक्स आपको देखने को मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पर असेंबलीज मिलेगी बहुत सारे तरीकों के म्यूजिक्स की, ठीक है, तो उस चीज को आप यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, तो दोनों सही हैं आपको, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग, ओके इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स ऑफ अकबर रिजीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अकबर की रिजीम को आपको लगाना है, कौन सी चीज कब कब होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका अबोलिशन ऑफ जजिया, तो जजिया जो खत्म किया गया था अकबर के द्वारा, ये किया गया था 1564 के अंदर, ठीक है, 1564 के अंदर ये खत्म होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना आपका बनता है दैट इज 1575 के अंदर, राइट। साइनिंग ऑफ मज़ार का जो बेसिकली पर हस्ताक्षर जो है ये होते हैं 1579 के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीन इलाही की जो स्थापना है ये होती है 1582 के अंदर, ठीक है। तो देखिए आप एक तरीके से क्रोनोलॉजी पे ही लगा है, 64 75 79 और 82, तो 1 2 3 4 यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन जो हमारा पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसको जरूर करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मुस्लिम रूलर्स है, इनका कब कब कार्यकाल था इसके बारे में आपसे पूछा गया है, आपको उस हिसाब से इनको क्रोनोलॉजी पर अरेंज करना है। तो देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की, तो अहमद शाह अब्दाली को जो राज चल रहा था ये लगभग 1761 के आसपास में इसका रूल चलता था। मोहम्मद शाह की जब हम बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद शाह जो है ये 1719 से लेकर 1748 1784 तक इसका रूल चलता था। जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर जो है 1605 से लेके 1627 तक इसका रूल चल रहा था। और बहादुर शाह जो सेकंड है
ये आपका लास्ट मुगल रूलर था बेसिकली। उसके बाद तो फिर ब्रिटिशर्स ने कम्प्लीटली ओवरटेक कर लिया था। ये 1837 से लेकर 1857 तक का जो रूल पीरियड था वो था बहादुर शाह सेकंड का। तो अब यहाँ पर क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कौन सा आएगा, दैट इज जहांगीर, दैट इज थर्ड, 3 है ना। जहांगीर आएगा, 1600 में आया था। उसके बाद आया मोहम्मद शाह का नंबर आता है सेकंड पॉइंट पे। फिर इसके बाद आता है अहमद शाह अब्दाली, दैट इज फर्स्ट वन। लास्ट में आता है बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह सेकंड का, ठीक है। तो 3214 यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा, 3214, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंच फेल्ड टू एस्टैब्लिश द पावरफुल मूवमेंट इन डेक्कन। देखिए सबसे पहले फ्रेंच जो है इनकी लड़ाई होती है, इनकी लड़ाई किसके किसके साथ में होती है। देखिए एक लड़ाई है जिसका नाम है, एक बैटल है, उस बैटल का नाम है थर्ड बैटल किसकी, कर्नाटक की, ठीक है। दैट इज थर्ड कर्नाटक वॉर के नाम से हम जिसे जानते हैं, कर्नाटक वॉर। जो थर्ड कर्नाटक वॉर है ये आपका 1757 से लेके 63 तक, ये 5 साल तक एक सबसे लंबी चलने वाली उस टाइम पर कर्नाटक वॉर्स में से एक वॉर थी। थर्ड कर्नाटक वॉर जो है ये मतलब इस टाइम पर लड़ाई होती है जो उसे कहा जाता है बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है। बैटल ऑफ वांडी वॉश के नाम से इसे जाना जाता है। और ये लड़ी जाती है किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच कंपनी के बीच में। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई देखने को मिलती है, जिसके अंदर फ्रेंच लोगों जो है, मतलब जो फ्रेंच है उनकी क्या होती है, वो हार जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंच की क्या होती है, हार होती है। और इस हार के साथ में जो भारत के अंदर है, फाइनली यहाँ पर फ्रेंच जो है वो कंप्लीटली हार जाते हैं, बट अब हम लड़ नहीं सकते, घुटने टेक देते हैं। तो इस कंडीशन पर क्या होता है कि जब यहाँ पर अब फ्रेंच का जो कहते हैं ना बेसिकली पतन शुरू हो गया, मतलब इसके बाद जो है फ्रेंच कंप्लीटली एक तरीके से भारत से खत्म होती चली गई, ठीक है। वो एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में, पौंडीचेरी के एरिया में और कुछ जरा गोवा के एरियाज में, मतलब कुछ ही एरियाज में बेसिकली यहाँ पर बचती है, ठीक है। अब ओके, अब यहाँ पर फेल होती है, उसका कारण पूछा गया है। अब ये फेल होने का एक मुख्य कारण यहाँ पर ये है कि जो फ्रेंच की नेवी थी, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो नौसेनाएं थी, एक ब्रिटेन की नौसेना थी और फ्रांस की नौसेना थी। तो फ्रांस जो है ना कई मोर्चों पे लड़ रहा था, तो उसकी नौसेना जो है बेसिकली कमजोर हो चुकी थी। बट यहाँ पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो नेवी है वो क्या थी, उसके पास काफी पावर थी। ब्रिटेन की नेवी के पास काफी क्षमता थी, काफी ज्यादा पावर थी ब्रिटिश की नेवी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटेन की जीत होती है। मतलब इनकी जीत में जो नेवी का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ब्रिटिश आर्मी, नो सॉरी, ब्रिटिश आर्मी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दैट इज आर्मी की जगह यहाँ पर ना वर्ड प्रॉपरली होना चाहिए, दैट इज नेवी, ठीक है। इसको जरा करेक्ट कर लेंगे, आर्मी की जगह नेवी वर्ड जो है वो मोस्ट सुटेबल वर्ड रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ना कि हम आर्मी वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश नेवी वॉज पावरफुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी ट्रीटी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली की, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है इसका कार्यकाल जो था ये 1798 से लेकर 98 से 1805 तक ये था। ये बेसिकली कौन था, ही इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ही इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसने सबसे पहली जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है जो शुरू करने वाला व्यक्ति था वो यही था। सब्सिडरी अलायंस जो टर्म है बेसिकली वो इसी ने शुरू किया था कि सब्सिडरी अलायंस आपको करनी है या करवाएंगे किसी से, तो ये भारत में लाने वाला यही व्यक्ति था। अब यहाँ पर एक घटना होती है 1801 के अंदर, 1801 के अंदर। देखिए ये बनता है आपका 98 से 805 तक। अब 1801 में घटना क्या होती है कि जो जशवंत होलकर है, जशवंत होलकर की जो आर्मी है, दैट इज जशवंत होलकर की जो आर्मी है वो अटैक करती है पूना पर। किस पर अटैक करती है, पूना पर। और पूना के अंदर हार होती है ज्वाइंट आर्मी। देखिए पूना में कौन लड़ रहा है, पूना के अंदर लड़ रहे हैं यहाँ पर पेशवा लड़ रहे हैं और सिंधियास जो हैं, ठीक है, जो ग्वालियर के सिंधियास है बेसिकली वो, और पेशवास जो है वो पूना के अंदर लड़ रहे हैं। किसके साथ, यहाँ पर देखिए ब्रिटिश का सपोर्ट इनको मिलता है डेफिनेटली, किसको, जशवंत होलकर को। तो यहाँ पर जशवंत होलकर जो है इनको हरा देते हैं
पूना के अंदर, पेशवा और सिंधियास की जो आर्मी है उनको। अब यहाँ पर जो पेशवा है बेसिकली, यहाँ पर पेशवा बाजीराव सेकंड है जो लड़ रहे हैं, पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है, वो लड़ रहे हैं और ये साइन करते हैं एक ट्रीटी, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ बसेन, ठीक है, एक जगह है बसेन, वहां पर ये साइन होती है ट्रीटी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है ट्रीटी ऑफ बसेन। ये साइन होती है ब्रिटिशर्स के साथ में, दिसंबर का महीना था, लगभग दिसंबर का महीना, और दैट इज इन ईयर ऑफ 1802 के अंदर ये साइन होती है। और ये ब्रिटिशर्स की, मतलब बेसिकली कहा जाए ब्रिटिशर्स की तो नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मराठास की ये पहली जो सब्सिडरी अलायंस की जो ट्रीटी थी वो साइन की जाती है। फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ मराठास की जो साइन होती है वो होती है आपकी दैट इज द ट्रीटी ऑफ बसेन, जो कि दिसंबर 1802 के अंदर होती है। किसके बीच में? दैट इज द पेशवा बाजीराव सेकंड और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ पर प्रश्न का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द एनेक्सेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स या फिर हड़प नीति का जो सिद्धांत था, देखिए चूक का सिद्धांत हो गया, बेसिकली हिंदी में कन्वर्ट करने में ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, बट यू कैन रीड ऑल्सो द हिंदी वर्जन। सो डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स जो है ये आपका शुरू किया जाता है किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, डलहौजी के द्वारा ये शुरू किया जाता है। देखिए डलहौजी ने कई सारी और चीज़ें करी थी, ट्रेन जो चलाई थी वो चलाई थी, साथ में जो टेलीग्राम सिस्टम था उसको भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था, और डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स की जो थ्योरी है वो भी डलहौजी के द्वारा ही दी गई थी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स के तहत कितने जो स्टेट्स आपके एक्वायर किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उनमें कौन कौन से राज्य हैं? वो ये राज्य हैं, जैसे सतारा, झांसी एंड बगात और भागत, बेसिकली भागत और उदयपुर। तो इनको कब कब किया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अरेंज करना है। तो देखिए सतारा की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 1848 के अंदर इसे अपना मतलब शामिल किया गया था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। झांसी की बात करें तो झांसी को एक्वायर किया गया था दैट इज इन 1854 के अंदर। भागत को जो एक्वायर किया गया था ये किया गया था 1850 में, और उदयपुर जो है उदयपुर को एक्वायर किया गया था 1852 के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 का की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं दैट इज थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है? देखिए एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले जो है आपका कौन सा होता है? दैट इज सतारा होता है, सबसे पहले आपका सतारा हो रहा है, 1 नंबर है ना। 1 के बाद आपका आता है भागत, सॉरी भगात, ठीक है। भगात जो है आपका मतलब 1 and 3, 1 3, देन आपका क्या आता है एंड इसके बाद फिर नंबर आता है किसका? आपका ये उदयपुर का, दैट इज 1 3 4 और लास्ट में आपका 2 आ जाता है झांसी वाला 54 के अंदर, ठीक है। 1 3 4 2, अब कॉम्बिनेशन यहाँ पर 1 3 4 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स का जो कॉन्सेप्ट था इसमें था क्या? कोई राजा है, ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर झांसी की, तो झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो इनकी कोई संतान नहीं थी, मतलब इन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, इन्होंने बच्चे को एक अडॉप्ट किया था। तो जिन जिन राज्यों में, जिन जिन प्रांतों में उनके राजाओं के कोई खुद के बच्चे नहीं हैं, उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, तो वो ये कहते थे कि भाई हम गोद ले वाले व्यक्ति को या वो जो बच्चा है उसको हम राजा या राजकुमार नहीं मानेंगे, और वो चीज़, वो राज्य जो है वो हमारे ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आ जाएगा। अगर जो कोई किसी राजा का कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसको ठीक है, और बच्चों में स्पेशली क्या चाहिए उनको? मेल चाइल्ड है तो उसको थोड़ा सा रियायत दे देते थे, अदरवाइज वो पूरे इलाके को हड़प लेते थे अपने अंदर, अपने मतलब जो साम्राज्य था एम्पायर उसके अंदर उसे। और सतारा जो है वो फर्स्टली पहली बार एक्वायर किया गया था इस डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स के तहत, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, इसको आराम से पढ़ के हम आसानी से आराम से करेंगे इसे। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है? जनरली इंडिया हैज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। इंडिया हैज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखिए फेवरेबल बैलेंस किसके लिए? ब्रिटिश पीरियड के लिए। देखिए ब्रिटिश पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश पीरियड में फेवरेबल बैलेंस क्या होगा कि भाई ब्रिटिशर्स का मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर बेनिफिट किसका देखने को मिल रहा है? ब्रिटिशर्स का, ठीक है। यहाँ पर इंडियन के बेनिफिट या भारतीय लोगों का जो बेनिफिट होगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगली चीज पढ़ते हैं।
द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये एक थ्योरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द अनरिक्वेस्टेड एक्सपोर्ट, ठीक है। अब धन की निकासी एक तरफा निर्यात को ले जाती है, ये जो सिद्धांत है बेसिकली, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सिद्धांत में क्या होता है, ये होता है कि आपका एक्सपोर्ट तो है, एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप चीज़ों को एक्सपोर्ट तो बहुत कर रहे हो और इंपोर्ट जो है वो बहुत कम हो रहा है। मतलब कोई देश है, जैसे ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भारत में आए, भारत से बहुत सारा सामान, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं अपने देश, यूरोप में ले जा रहे हैं, ब्रिटेन में ले जा रहे हैं, और वहाँ से जो भारत सामान आ रहा है वो, मतलब अगर जो भारत से 100 चीज़ें जा रही हैं तो वहाँ से मान लीजिए कि 10 चीज़ें ही भारत वापस आ रही हैं, ठीक है, दूसरी कोई चीज़ है या बनकर मैन्युफैक्चर होकर या कोई और दूसरे फॉर्म में भारत बहुत कम आ रही है। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब यहाँ भारत की जो संपत्ति है वो ड्रेन हो रही है, खत्म हो रही है, लूटा जा रहा है बेसिकली। मान लीजिए आपके पास सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज है, इसको समझने के लिए बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए हैं, आप उसको रेगुलरली खर्च करते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा कि ये भाई जो 1 लाख का जो बैलेंस था आपका वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रादर देन आपको क्या है, यहाँ पर एक्सपोर्ट मतलब आउटगोइंग तो कर रहे हो, बट यहाँ पर साथ में क्या है, आपको इनकमिंग भी करनी है, कि मतलब मान लीजिए आपने एक बार में 10,000 निकाले, तो नेक्स्ट टाइम आप 9,000 रुपए या 12,000 रुपए कुछ अमाउंट इसके अंदर आप ऐड करेंगे, तब जाके वो चीज़ मेंटेन होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई चीज़ें जो है भारत से वो तो बाहर जा रही थी और आ नहीं रही थी। तो देखिए भैया बाहर जा रही, तो फेवरेबल कंडीशन किसके लिए हो जा रहा है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो रहा है ब्रिटिशर्स के लिए। तो पहली स्टेटमेंट तो ये सही है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के बारे में बात करी गई है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो यही चीज बताती है कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा। उससे क्या होगा, जो एक्सपोर्टर आइटम है, मतलब ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा, और जो जहां पर इंपोर्ट हो रहा है वहां से निकल के जा रहा है तो उसको क्या है, बहुत ही ज्यादा गेन होगा, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर असर्शन ठीक है, रीजन भी अच्छा है, और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए पीजेंट रिवॉल्ट है, किसानों से संबंधित कुछ रिवॉल्ट्स हुए 19वीं शताब्दी के अंदर। किन किन रीजन में कौन कौन से रिवॉल्ट होते हैं उनके बारे में आपको मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल नहीं बनाई है, मतलब जो 1-2 कॉम्बिनेशन कोड्स हैं वो नहीं बनाए हैं, उसको हम नॉर्मली लिख लेंगे साइड में। कुकी रिबेलियन जो है आपका, कुकी विद्रोह बेसिकली, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, दिस इज हैपनिंग इन द मणिपुर के अंदर, सॉरी मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा इन इलाकों में ये आपको ये देखने को मिलता है। और ये कब होता है, ये होती है 1917 से लेकर लगभग 1919 के बीच में ये आपको कुकी रिबेलियन जो है आपको देखने को मिलता है। कुका रिबेलियन जो है, कुका विद्रोह, ये आपको पंजाब में देखने को मिलता है। कहाँ पर, पंजाब में, और ये होता है 1840 से लेके 1872 के बीच में। एंड पबना पीजेंट रिवॉल्ट जो है, ये पबना पीजेंट रिवॉल्ट ये आपको देखने को मिलता है इन द बंगाल के अंदर, और ये होता है दैट इज इन 1873 से लेके 1876 के बीच में। बिरसा मुंडा, अब बिरसा मुंडा मतलब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ये है बिहार का, तो बिहार ही करेक्ट आंसर होगा बेसिकली। अब जो बिरसा मुंडा रिवॉल्यूशन है बेसिकली, ये आज की डेट में हम बात करें तो झारखंड में है, बट जब ये हुआ था तो बिहार और झारखंड अलग नहीं थे, वो दोनों एक ही थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बिहार होगा, और ये होता है 1899 से लेकर दैट इज 1900 तक। ठीक है, लगभग 1 साल तक चलता है ये पूरा। तो इस तरीके से आपका एक कॉम्बिनेशन रहेगा। और मैचिंग की बात करें तो ए का होगा 4, बी का हो जाएगा आपका दैट इज 1, सी का होगा 2 एंड डी का होगा आपका 3 ऑप्शन। ठीक है, 4 1 2 3 इज द कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखिए ये आपके न्यूज़पेपर्स हैं और यहाँ पर ये फाउंडर्स के नाम पूछे गए हैं, तो कौन सा फाउंडर किसके साथ करेक्टली मैच नहीं करता। देखिए अल हिलाल जो है, इसके फाउंडर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर हम बात करें यहाँ पर न्यू इंडिया, एनी बेसेंट इसके साथ संबंधित है, इसकी फाउंडर थी। नेक्स्ट है तहजीब उल अखलाक, ठीक है, तहजीब उल अखलाक, तो इसके जो फाउंडर है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, इसके फाउंडर थे
बेसिकली सर सैयद अहमद खान, ठीक है, जो कि आपके फाउंडर थे, आपके जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर भी यही हैं। तो इस जो न्यूज़पेपर है बेसिकली तहजीब उल अखलाक, इसके फाउंडर सर सैयद अहमद खान थे। और ये पेपर बेसिकली उर्दू लैंग्वेज में था, दिस इज इन द उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज के अंदर ये पेपर था। इन 1871 टू 97 तक ये पेपर चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नॉट करेक्टली पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा। संवाद कौमुदी, ये इसके जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन रॉय, दैट इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवबंद जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है, देवबंद मूवमेंट होती है जो उत्तर प्रदेश में, बेसिकली उस टाइम पर क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंस था उत्तर प्रदेश का। तो ये कब शुरू होता है ये पूछा गया है। तो ये शुरू होता है इन द 1866 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। और इसको शुरू कर बेसिकली इस्लामिक सेमिनार था जिसे मदरसा कहा जाता है स्पेशली, तो ये शुरू होता है यहाँ पर। और इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हजरत अल, दैट इज हजरत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम उल नौतवी बेसिकली, ठीक है, नौतवी। तो ये काफी लंबा नाम है, तो फिर से मैं बोल देता हूँ, हजरत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम उल नौनतवी, ठीक है, नौनतवी बेसिकली। तो ये जो नाम है ये इन्होंने इसको शुरू किया था देवबंद मूवमेंट को। और ये बेसिकली था एक देवबंद मूवमेंट, दिस इज द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट थी एक तरीके की, ठीक है, दिस इज एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो कि कंप्लीटली बैन करती थी इंग्लिश एजुकेशन को और या वेस्टर्न कल्चर को, जो देवबंद स्कूल है जो वहाँ पर, ठीक है। Who among the following intelligently defend अरबिंदो घोष in the अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी आपको देखने को मिलती है 1908 के अंदर, ठीक है। 1908 के अंदर अरबिंदो घोष, बरिंदर घोष और कुछ और लोगों को बेसिकली पकड़ा गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत। और इस कॉन्स्पिरेसी को बेसिकली कहा जाता है दैट इज द मुरारी पुकूर कॉन्स्पिरेसी, मुरारी पुकूर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जहां पर बरिंदर घोष को सजा मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, जहां पर मतलब उनको पूरा जीवन अपना जेल में बिताना है। और साथ में जो अरबिंदो घोष है इनको छोड़ा जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंसेस, बेसिकली कहा जाए तो सबूतों के अभाव में इनको मतलब रिहा कर दिया जाता है। और ये जो सबूत ना मिलने का जो बेसिकली जो लॉयर थे इनकी तरफ से, अरबिंदो घोष की तरफ से, वो थे चित्तरंजन दास। तो CR दास बेसिकली जिन्हें कहा जाता है, चित्तरंजन दास वो लॉयर थे अरबिंदो घोष के, जिन्होंने इन्हें बचा लिया था काफी इंटेलिजेंटली, ठीक है, अच्छी तरीके से, ताकि इन्हें केस से बरी करवा लिया गया था, किसके द्वारा, CR दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। स्वदेशी मूवमेंट से संबंधित कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। देखिए जब स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअली क्या है, बंगाल का पार्टीशन, जब हम बात करते हैं बंगाल की जो पार्टीशन है, बंगाल का पार्टीशन वो 1905 में डिसाइड होता है कि भाई बंगाल को विभाजित करना है। और कौन सी डेट में डिसाइड किया जाता है, 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को ये डिसाइड किया जाता है कि बंगाल का विभाजन होगा। तो इस विभाजन के अगेंस्ट में, ठीक है, एक मीटिंग आयोजित की जाती है टाउन हॉल के अंदर जो कि कहाँ पर है, कलकत्ता के अंदर, ठीक है। और कब आयोजित की जाती है, ये आयोजित होती है 7 अगस्त 1905 के अंदर, ठीक। और यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट हम शुरू कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या करेंगे, बाइकॉट रिजोल्यूशन चलाएंगे, मतलब जिसमें हम बाइकॉट मूवमेंट चलाएंगे। रिजोल्यूशन पास किया गया जिसके अंदर ये हुआ कि जो ब्रिटेन से जो सामान बन के भारत आ रहा है उसको हम कंप्लीटली एक तरीके से क्वार्डन ऑफ करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर ये पूछा है। सम डिस्टिंक्ट मुस्लिम्स वर, तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट मुस्लिम जॉइंस इन द मूवमेंट, देखिए इसके अंदर ना सभी संप्रदाय के लोगों ने यहाँ पर मिलकर भाग लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इसके अंदर महिलाओं ने भी पार्टिसिपेशन किया है, स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन किया है,
मिडिल क्लास, अर्बन क्लास या फिर लैंडलॉर्ड जो भी लोग थे, सभी तमाम वर्ग के लोगों ने यहाँ पर इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। मूवमेंट नाइदर अफेक्ट द पीजेंट ऑफ बंगाल जॉइंट देम। देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है, इट इज कन्फाइंड टू बंगाल नहीं, ये जो मूवमेंट थी स्वदेशी मूवमेंट, ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी। ऐसा नहीं कि बंगाल का विभाजन हुआ तो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित थी, ये मतलब पूरे भारत में ये मूवमेंट आपको फैली हुई देखने को मिलती है। मतलब हर जगह, चाहे वो बंगाल का इलाका हो या उत्तर प्रदेश का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, मगध का इलाका हो या आपका उज्जैन का इलाका हो, ग्वालियर है, कहीं भी हर जगह इसका फैलाव आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इट वॉज कन्फाइंड टू द बंगाल, दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंपॉर्टेंट इवेंट हैपन जस्ट बिफोर द जलियांवाला बाग मैस्करेज। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब होता है? तो देखिए एक्चुअली ये होता है आपका 1919 के अंदर, ठीक है। ये हत्याकांड आपका कब होता है? जलियांवाला बाग, दैट इज द 1919 को ये होता है। अब देखिए इससे पूछा कि इस हत्याकांड से पहले, जस्ट बिफोर इस हत्याकांड से पहले क्या होता है। देखिए एक होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भारत के अंदर है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मार्च के महीने में, मार्च 1919 को एक एक्ट पास करती है और उस एक्ट का नाम होता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है यहाँ पर पास किया जाता है, ठीक है। अब इस एक्ट के पास होने के बाद यहाँ पर क्या बेसिकली इसमें क्या था कि इस एक्ट के तहत जो विद्रोही हैं या जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको दबाने की यहाँ पर कोशिश की गई, ठीक है, कि भाई आप इकट्ठा नहीं हो सकते और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ब्रिटिश के खिलाफ। इस तरीके के जो रूल्स हैं बेसिकली यहाँ पर रॉलेट एक्ट के अंदर डाले गए। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को दबाने के लिए भारत के अंदर ये एक्ट पास किया जाता है और ये क्रिटिसाइज किया जाता है। बेसिकली इसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये एक काला कानून है, ठीक है। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो भारत में कृषि कानून आए थे, ठीक है, 3 फार्म्स लॉ आए थे, उन्हें काला कानून कहा गया। तो वही उसी तरीके से इसे भी काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। और गांधी जी ने एक नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र स्तर पर एक स्ट्राइक की घोषणा करी थी और ये घोषणा करी थी 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अगेंस्ट दिस एक्ट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहे थे हम जलियांवाला बाग की। तो जलियांवाला बाग 1919 और मोर स्पेसिफिकली हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना देखने को मिलती है। अब ये आपका मार्च में होता है क्या पास, मतलब कौन सा पास? रॉलेट एक्ट। देखिए जलियांवाला बाग ये मार्च में हो रहा है, ये अप्रैल में हो रहा है। बाकियों को भी देखते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब आता है? ये आपको 1920 के अंदर होता है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। ये आपका हो गया मार्च 1919 के अंदर। कम्युनल अवार्ड्स की जब हम बात करते हैं इसका तो कोई रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर। साइमन कमीशन आता है, दैट इज 1928 के अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत दूर हो गया। इससे जस्ट पहले की बात कर रहा है, दैट इज 13 अप्रैल से जस्ट पहले कौन सा टाइम आ रहा है? मार्च 1919। तो मतलब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है उसके पहले कौन सी घटना घटित होती है? वो होती है रॉलेट एक्ट का इनेक्टमेंट। रॉलेट एक्ट जो है वो लागू किया गया है, उसके विरुद्ध में सारी घटनाएं हो रही हैं। तो ये इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो बिल्कुल पहले कौन सी चीज होती है? वो होती है रॉलेट एक्ट का इनेक्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।